नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बीमारियों के बारे में बताते हैं। आज हम आपको बताएंगे रीढ़ की हड्डी से होने वाली परेशानी और साथ ही उससे किस तरीके से और उसकी जो समस्या है वो किस हद तक बढ़ जाती है। और इसी को लेकर हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। शरीर के हर एक अंग की अपनी विशेषता है। अगर इनमें से कोई भी एक खराब हो जाता है या उसमें किसी भी तरह की समस्या होती है तो उसका पूरा असर पूरे शरीर पर पड़ता है। कंप्रेसिव माइलोपैथी नामक बीमारी रीढ़ की हड्डी को संकुचित कर उन्हें कमजोर कर देती है। कंप्रेसिव माइलोपैथी नामक बीमारी आमतौर पर 50 साल की उम्र के बाद शुरू होती है, लेकिन कई कारण ऐसे भी हैं जिनकी वजह से ये कम उम्र में भी परेशानी का कारण बन सकती है। कमर से लेकर सिर तक जाने वाली रीढ़ की हड्डी के दर्द को ही स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। ये ऐसा दर्द है जो कभी नीचे से ऊपर और कभी ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रीढ़ से संबंधित समस्याओं के कारण जब स्पाइनल कैनल सिकुड़ जाता है तब स्पाइनल कॉर्ड पर भी दबाव अधिक पड़ जाता है। इसके अलावा इस बीमारी के अन्य कई कारण हैं, जैसे रोमेटिक गठिया के कारण गर्दन के जोड़ों को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे गंभीर जकड़न और दर्द पैदा हो सकता है। रोमेटिक गठिया आमतौर पर गर्दन के ऊपरी भाग में होता है। स्पाइनल टीवी, स्पाइनल ट्यूमर, स्पाइनल संक्रमण भी इस बीमारी के प्रमुख कारण हैं। कई बार खेलकूद, ड्राइविंग या किसी दुर्घटना के कारण रीढ़ की हड्डी के बीच स्थित डिस्क अपने स्थान से हटकर स्पाइनल कैनल की ओर बढ़ जाती है, तब भी संकुचन की स्थिति बन जाती है। इस वजह से भी समस्या होती है। इस बीमारी का बिना ऑपरेशन के भी इलाज संभव है। जब ये रोग शुरू होता है तो दर्द और सूजन कम करने वाली दवाओं और गैर ऑपरेशन तकनीकी से इलाज किया जाता है। गंभीर दर्द का भी कार्टिकोस्टेरॉइड से इलाज किया जा सकता है, जो पीठ के निचले हिस्से में इंजेक्ट की जाती है। रीढ़ की हड्डी को मजबूत और स्थिरता देने के लिए फिजियोथेरेपी की जाती है। इसके अलावा भी कई ऐसी सर्जिकल तकनीकें हैं जिनका इस रोग के इलाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बीमारी के बारे में पता लगाने के लिए डॉक्टर MIR का सहारा लेते हैं। इस जांच के द्वारा रीढ़ की हड्डी में संकुचन और इसके कारण स्पाइनल कॉर्ड पर पड़ने वाले दबाव की गंभीरता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके अलावा कई बार रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर होने पर कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, एक्सरे आदि से भी जांच की जा सकती है। कंप्रेसिव माइलोपैथी की समस्या के स्थायी इलाज के लिए प्रभावित स्पाइन की वर्टिब्रा की डीकम्प्रेसिव लैमिनेटोमी की जाती है, ताकि स्पाइनल कैनल में तंत्रिकाओं के लिए ज्यादा जगह बन सके और तंत्रिकाओं पर से दबाव दूर हो सके। अगर डिस्क हर्निएटेड या बाहर की ओर निकली हुई होती है तो स्पाइनल कैनल में जगह बढ़ने के लिए उन्हें भी हटाया जा सकता है, जिसे डिस्केक्टोमी कहते हैं। कभी कभी उस जगह को भी चौड़ा करने की जरूरत पड़ती है जहां तंत्रिका मूल स्पाइनल कैनल से बाहर निकलती है। इस स्थान को फोरेमेन भी कहते हैं। आइए अब आपको रीढ़ की हड्डी में होने वाले दर्द के लक्षण के बारे में बताते हैं। लिखने, बटन लगाने और भोजन करने में समस्या, गंभीर मामलों में मलमूत्र संबंधित समस्याएं उत्पन्न होना, चलने में कठिनाई यानी शरीर को संतुलित रखने में परेशानी, कमजोरी के कारण वस्तुओं को उठाने या छोड़ने में परेशानी, सुन्नपन या झुनझुनी का एहसास होना, गर्दन, पीठ या कमर में दर्द और जकड़न। जिस तरह से रीढ़ की हड्डी में दर्द के लक्षण नजर आते हैं, तो वहीं इससे कैसे बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। कंप्यूटर पर अधिक देर तक काम करने वालों को कंप्यूटर का मॉनिटर सीधा रखना चाहिए। कुर्सी की बैक पर अपनी पीठ सटा कर रखनी चाहिए। थोड़े थोड़े अंतराल पर उठते रहना चाहिए। फिजियोथेरेपी द्वारा गर्दन का ट्रैक्शन और गर्दन के व्यायाम से आराम मिल सकता है। व्यायाम इस रोग के बचाव के लिए आवश्यक है। देर तक गाड़ी चलाने की स्थिति में पीठ को सहारा देने के लिए तकिया लगाएं। इस बीमारी में दवाइयों से ज्यादा व्यायाम सकारात्मक असर छोड़ता है। स्विमिंग, कार और जॉइंट से जुड़ी एक्सरसाइज और गहरी सांस के साथ किए जाने वाले योगासन काफी कारगर हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा समस्या होती है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाकर अपनी बीमारी का इलाज कराएं, जिससे आपको बीमारी से राहत मिल सके और कोई भी बीमारी गंभीर रूप धारण न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो सुना आपने किस तरीके से जो रीढ़ की हड्डी है
उसको लेकर कितनी परेशानी हो सकती है। क्योंकि देखिए सबसे अहम ये है कि अगर हमारे शरीर का कोई बेस माना जाता है तो सबसे अहम हमारी रीढ़ की हड्डी। अगर रीढ़ की हड्डी में ही परेशानी होती है तो जाहिर सी बात है कि पूरा शरीर उसी पर डिपेंड होता है, जिस वजह से उसकी बीमारी की वजह से कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में घर बना लेती हैं। और बात अगर हम अपने रीढ़ की हड्डी की करें तो कमर दर्द एक सबसे खतरनाक होता है। तो जिस वजह से आपको ड्राइविंग करने में तमाम तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप ऑफिस में वर्क करते हैं तो उस दौरान भी आपको तमाम तरह की जो परेशानी है वो आप झेल सकते हैं। तो इसी सब को दूर करने के लिए आज हमने कार्यक्रम में रीढ़ की हड्डी को लेकर एक अहम चर्चा रखी है। तो हमने आपको अपनी रिपोर्ट में रीढ़ की हड्डी से होने वाली परेशानियों के बारे में बताया, साथ ही आपको इस समस्या से कैसे दूर करें इसको लेकर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं डॉक्टर नीलाभ। डॉक्टर नीलाभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। नमस्कार जी। डॉक्टर नीलाभ, सबसे पहला सवाल तो यही है, देखिए रीढ़ की हड्डी सबसे अहम होती है हमारे शरीर में। अगर उसी में दिक्कत होनी शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारा जो शरीर है वो पूरी तरीके से दर्द उसमें होना शुरू हो जाता है। आखिरकार क्या वजह है रीढ़ की हड्डी में इतनी सारी परेशानियों की? आवाज चली गई, एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर नीलाभ, सबसे पहला सवाल तो यही है, देखिए रीढ़ की हड्डी सबसे बेस होता है शरीर के अंदर। अगर उसी में दर्द रहने लगे, उसी में समस्या होने लगे तो किस तरीके से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे? और सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिरकार रीढ़ की हड्डी में दर्द होने की वजह क्या है? देखिए, बेसिकली जो रीढ़ की हड्डियों में दर्द होता है ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का मतलब है कि आज की डेट में बीमारियां भी काफ़ी बढ़ गई हैं, लोगों की हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं और सिटिंग जॉब ज़्यादा बढ़ गया है। सिटिंग जॉब है, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल पे लोग लगे रहते हैं। उसके साथ साथ जिम जाते हैं, जिम जाके विदाउट सुपरविजन वो वेट ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। ये सारी प्रॉब्लम लेकर बैक पेन जो है काफ़ी कॉमन हो चुका है। बिल्कुल। डॉक्टर नीलाभ, सबसे अहम बात तो यही है कि रीढ़ की हड्डी से होने वाले कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखें कि इस बीमारी को हम बांटते कैसे हैं। जैसे एक होता है जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हम कहते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जब थायराइड हो, कैल्शियम कम हो या विटामिन डी कम हो या कोई भी और प्रॉब्लम हो जिसमें बोन इन्वॉल्व होती है या ऑस्टियोपोरोसिस काफ़ी सीवियर हो, जिसकी वजह से ये बैक पेन आना शुरू होता है, जो काफ़ी कॉमन है। उसके बाद से दूसरा जो होता है वो फिजियोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजिकल जैसे मैंने बतलाया आपको कि जैसे कोई बच्चा अचानक हाइट खींच रहा है तो उसकी कमर में दर्द आना शुरू हो जाता है। अगर आप बैठ के काफ़ी देर तक सिटिंग जॉब करते हैं तो आपकी बैक पेन आनी शुरू हो जाती है। काफ़ी देर तक लैपटॉप वगैरह के सामने रहते हैं तो बैक पेन आना शुरू हो जाता है। फिर तीसरा होता है फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब होता है कि जब कोई डिस्क अपनी जगह से हिल गई हो या फेसेट सिंड्रोम कहते हैं वो हो। इन सब की वजह से जब स्पाइन या डिस्क की वजह से पेन आती है तो उसको हम फंक्शनल के रेंज में रखते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली ये 3 ग्रुप में बांटते हैं। अभी आपने स्लिप डिस्क की बात की है, देखिए ये जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और सबसे ज्यादा ये जो बीमारी है वो महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में नजर आती है। आखिरकार क्या वजह? और सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि जो स्लिप डिस्क है आखिरकार वो है क्या? देखिए, जो हड्डियां होती है, रीढ़ की हड्डियां होती हैं, उसके बीच में पैकिंग होती है। उस पैकिंग को हम डिस्क कहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी, एक सेकंड अगर होल्ड करें तो मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल। ये मॉडल है। इस मॉडल में ये रीढ़ की हड्डियां है और ये बीच में डिस्क है। ये डिस्क, और अगर आप देखेंगे तो पीछे से ये नर्व क्रॉस करते रहते हैं। जब डिस्क अपनी जगह से हटकर पीछे चला जाता है और नर्व पे प्रेशर देता है तो उसे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम कही जाती है। ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है। इसका जो कॉमन कॉज है वो, जैसा कि मैंने बताया, कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज हम नहीं करते, जिसकी वजह से बैक मसल्स वीक हो जाते हैं। ओबेसिटी, जिससे एब्डोमिनल मसल वीक हो जाता है। प्रोलॉन्ग सिटिंग, अगर ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, आगे झुक के कोई काम करते हैं या वेट लिफ्ट करते हैं तो इसकी वजह से डिस्क अपनी जगह से हिल जाती है। तो नसों पे प्रेशर देना
शुरू करती है। बिल्कुल। अगर हम इसकी कैटेगरी की बात करें तो डॉक्टर साहब कितनी कैटेगरी में ये स्लिप डिस्क होता है? देखिए, स्लिप डिस्क तो 4 कैटेगरीज में माना जाता है, लेकिन जो इनिशियल स्टेज होते हैं, जो बल्ज होता है मामूली सा या हल्का सा जो एक्सट्रूजन होता है, वो सारा खुद ठीक हो जाता है, उसके लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। जब वो डिस्क पूरा बाहर आ जाता है प्रयास करके और नसों के ऊपर पड़ जाता है, जिसकी वजह से पैरों में कमजोरी आती है, दर्द आता है, सुनापन आता है, तब फिर उसे ऑपरेशन की जरूरत होती है। बिल्कुल। वो नसें पड़ती हैं। डॉक्टर नीलाभ, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं, आखिरकार उन्हें क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम सोनू है। सोनू, क्या समस्या है आपको? आप बता दें आपको कि 2012-13 में जब भूकंप आया था, तो उसके साथ में क्या बोलते हैं, मेरे बैक बोन में पीछे की हड्डी में, मैं जमीन पे उस वक्त लेटा हुआ था, तो मेरे बैक बोन में दर्द होने लगा था। तब से वो आज तक दर्द जो है वो बना ही रहता है। कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उसका कोई सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब। बिल्कुल। वो कारण क्या बतलाया उन्होंने, क्यों दर्द हो रही है? सर, जब क्या हुआ कि एक्चुअली में मैं ऐसे ही नीचे लेट गया था, मेरा मन हुआ बेड से मैं नीचे लेट गया, तो उस समय कंपन जब हुई, धरती जब कंपन हुई, तो उसमें मेरी बॉडी पूरी कंपन होने लगी। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा, तो पता चला भूकंप आ रहा। तो उसमें कई ऐसे मतलब पीछे कमर में दर्द होना अचानक से, तो उन्होंने कहा कि आपका ये जो दर्द है, मैं पेन किलर वो कुछ उन्होंने लिख दिया। फिर उन्होंने कई चीजें एक्सरे दिखाई, बोले यहाँ दर्द ये सही हो जाएगा धीरे धीरे, अपना मस्कुलर पेन है उसको बताया। फिर वो धीरे धीरे, कहीं मस्कुलर पेन भी नहीं, वो कभी कभी अचानक से इतना ज्यादा दर्द देने लगता है कि मुझे बैठ जाना पड़ता है, मैं चल भी नहीं पाता हूँ, कई सारी समस्याएं होने लगता हूँ। देखिए, आपकी जो प्रॉब्लम है उसके 3 हिस्से हैं। आपका यूजुअली पेन ठीक रहता है, कभी कभी पेन जो है आपका बढ़ता है, और इसमें जो मतलब कि जो भी कारण है वो कोई कंटिन्यूस कारण नहीं है। तो एक तो सबसे पहले अपने ब्लड टेस्ट करवाएं, जिसमें हम ब्लड शुगर बोलते हैं, यूरिक एसिड, कैल्शियम, थायराइड, विटामिन डी और B12 बोलते हैं। ये सारा अपना टेस्ट करवाएं। जब ये सारा टेस्ट सर, अभी करवाएंगे और इसको ये मैंने रिपोर्ट कराया था, अगर ठीक है एक महीने पहले कराया था, तो उसमें जो रिपोर्ट थी सर, यूरिक एसिड भी नहीं था सर, और शुगर भी मेरे नहीं था, और कैल्शियम सर वो भी सब सही था, हीमोग्लोबिन सर उन्होंने पूरी कर दी थी CBC। तो उसमें पूरी चीजें जितनी रिपोर्ट थी उन्होंने हमने दिखाया डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि ठीक है ये आपका इसको करा लीजिए। रिपोर्ट सर सारी नॉर्मल आई है। आप कुछ सर बढ़िया कोई ऐसा बता दीजिए उपाय जिससे ये सही हो जाए। थायराइड, हाँ सर, वो विटामिन भी डी सब और नॉर्मल है B12 सर। करवाया था? अगर सर वो वो भी सारा करवाए थे, नॉर्मल था तो थायराइड फिर भी MRI करवाइए, फिर MRI MRI कराया था। करवाइए। क्योंकि जी 8 जी साल सर। हो गए आपके दर्द के, ये कारण जानना जरूरी है कि जी क्यों सर। दर्द रहता है। MRI जो करवाइए, और कमर की एक्सरसाइज कभी नहीं छोड़ेंगे, और जो प्रिकॉशन होता है कि आगे झुक के काम नहीं करना और वेट नहीं उठाना है, इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा अच्छा अगर अच्छा झुकना हो तो कमर से नहीं झुकेंगे, घुटने से झुकेंगे। अच्छा। ठीक है, जी सर। और MRI जो करवाए। सर, अब ठीक कोई और है, सवाल आपका? और कोई सवाल नहीं मैम। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिला होगा। डॉक्टर नीलाभ, जिस तरीके से अभी स्लिप डिस्क की हम बात कर रहे थे, देखिए क्या ये बच्चों में भी हो सकता है और कितना खतरनाक हो सकता है आने वाले समय के लिए उनके लिए? देखिए, छोटे बच्चों में तो नहीं होता है। छोटे बच्चों में कमर में दर्द होता है तो हम तुरंत MRI करवाते हैं, क्योंकि बच्चों में एक अलग कारण होते हैं दर्द होने के। या तो हड्डियों की कमजोरी से होता है, या इन्फेक्शन से होता है, या ट्यूमर से होता है। तो इसीलिए हमारा पेशेंस लेवल कम होता है बच्चों में। बच्चों में अगर दर्द होता है तो तुरंत MRI करवाकर हम कारण जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। लेकिन हाँ, आज के डेट में 14 साल 16 साल के बच्चे जो जिम जाते हैं और बिना ट्रेनर के वो वेट लिफ्टिंग करना शुरू करते हैं, तो उस एज ग्रुप में बड़ा कॉमन होता जा रहा है स्लिप डिस्क। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो वेट लिफ्टिंग है वो इसका कारण बनता जा रहा है। जी, जब बिना सुपरविजन के, बिना प्रोटेक्शन के, बिना बेल्ट बांधे आप करते हैं तो डॉक्टर नीलाभ, अभी आपने जिस तरीके से बताया था ट्यूमर के बारे में कि जो रीढ़ की हड्डी है उसमें ट्यूमर हो जाता, आखिरकार वो किस तरीके से बनता है? देखिए, ट्यूमर 2 तरह के होते हैं। एक तो ट्यूमर होता है जो स्पाइन से ही आता है, दूसरा जो कहीं और प्रॉब्लम होती है उससे मेटास्टेसाइज करके सेकेंडरीज आ जाते हैं बैकबोन में। जैसे किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो, लंग कैंसर हो, प्रोस्टेट कैंसर हो, लीवर का कैंसर हो, किडनी का कैंसर हो, तो ये सारे में बड़े कॉमनली थायराइड का कैंसर हो, बोन बहुत जल्दी इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल।
सेकेंडरीज कह जाते हैं, इसका बिल्कुल ट्रीटमेंट अलग होता है। डॉक्टर नीलाभ, अभी हम इस पर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुक कर लेते हैं, आखिरकार उन्हें क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? हेलो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू शाह है और मेरे को हमेशा रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम रहती है और मैं बहुत इससे परेशान रहता हूँ। आपकी रीढ़ की हड्डी में कहाँ दर्द होता है? ऊपर की तरफ, बीच की तरफ, नीचे की तरफ? बीच में मुझे बहुत ज्यादा पेन रहता है और मुझे ना बैठने में वो बहुत ही ज्यादा असमर्थ महसूस रहता है और मैं काफी परेशान हूँ, पिछले 2 साल से परेशान हूँ मुझे। ये शुरू कैसे हुआ था? शुरू एक्चुअली क्या है, मैं ना मुझे बैठने का काम है, मैं बैठा रहता हूँ कुर्सी में और 12 से 13 घंटा मैं कुर्सी में बैठता हूँ डेली। जी सुनो जी, ऐसा है कि एक तो 12 से 13 घंटे लगातार बैठना गलत है। हमेशा हम बोलते हैं कि 1 घंटे के बाद 2 मिनट के लिए उठ जाएं, बॉडी स्ट्रेच करें, 2 कदम चल लें, फिर वापस बैठ जाए 1 घंटे के लिए। नॉन स्टॉप 12 से 13 घंटे नहीं बैठा जाता है। नंबर 1 बात। नंबर 2, एक बार सारे रूटीन टेस्ट अपने एक्सरे और रूटीन ब्लड टेस्ट वगैरह जो करवाने, अगर वो सारे नॉर्मल हैं तो स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस किए जाते हैं, उल्टे लेट के, पेट के बल लेट के होते हैं, वो सुबह शाम योग किया करें। अगर वो करना शुरू करेंगे और सारी रिपोर्टें अगर नॉर्मल है तो आपकी बैक पेन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो मुझे क्या करना चाहिए इस स्थिति में? सबसे पहले तो अपने रूटीन टेस्ट करवाने चाहिए, एक्सरे करवाना चाहिए और ये करवा के किसी डॉक्टर को दिखा लीजिए। अगर ये सारा नॉर्मल है तो 2 चीज़ें करनी चाहिए। 1 घंटे से ज़्यादा नॉन स्टॉप कभी भी नहीं बैठेंगे, हर 1 घंटे पे 2 मिनट की आप ब्रेक लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज किसी फिजियोथेरेपी में जाके उससे सीख के सुबह शाम करना चाहिए। तो हमें कौन सी दवा इस्तेमाल करना चाहिए, ये तो बता दीजिए डॉक्टर साहब। जी, दवाइयाँ तो आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्टें और एक्सरे देख के ही बतलाया जा सकता है ना, उसके बिना कैसे कोई दवा आपको बतलाई जा सकती है? सोनू, कोई और सवाल कई आपका? चीजें होती है, कई चीजें ऐसी होती है जिसका इलाज दवा नहीं होता है। जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को पता कीजिए, उसको ठीक कीजिए। जब वो ठीक कीजिएगा तो दर्द ऑटोमेटिकली ठीक होगा। कोई और सवाल आपका? ये जानकारी प्राप्त। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आप उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिला होगा। डॉक्टर नीलाभ, अभी हम ट्यूमर की बात कर रहे थे। देखिए, ट्यूमर कितने, या तो चोट लगने की वजह से वो बन पाता है या किस वजह से, क्योंकि चोट लगने, कई वजह हमने ये भी देखा है कुछ केसेस में कि चोट लगने की वजह से जो हमारे रीढ़ की हड्डी के निचला हिस्सा है वो पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है। आखिरकार किस वजह से, आखिरकार वो कौन सा, किस तरीके से ये जो काम करने की गतिविधि है वो किस तरीके से रुक जाती है? प्रॉब्लम है जब चोट लगने की वजह से होता है, तो जो नर्व्स आ रहे हैं जो ब्रेन से निकल के स्पाइन के थ्रू नीचे आते हैं, वो जब प्रेस्ड हो जाते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं या कट जाते हैं, तो फिर वो नीचे का हिस्सा जो है वो काम करना बंद कर देता है। वो अलग प्रॉब्लम है, ट्यूमर की प्रॉब्लम अलग। हाँ, यदि अगर स्पाइनल ट्यूमर हो तो स्पाइनल ट्यूमर कई बार जब प्रेशर देने लगता है तब ये पैरों में कमजोरी आनी शुरू होती है, तो उसमें ऑपरेट करके ट्यूमर को निकालना होता है। ट्यूमर बनने का कारण किसी को नहीं पता कि ट्यूमर बनते क्यों है, ट्यूमर बन जाते हैं ये पता होता है। डॉक्टर नीलाभ, बहुत बार हमने देखा है कि जो सर्जरी तक भी हम करा लेते हैं अपनी रीढ़ की हड्डी की, लेकिन उसके बाद भी हम चलने में असमर्थ रह पाते हैं। आखिरकार किस वजह से ये समस्या होती है, क्यों हम उस सर्जरी के बाद नहीं चल पाते हैं? 2 चीजें होती हैं, या तो डायग्नोसिस गलत थी, जो ऑपरेशन हुआ तब ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा, जब सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी का बहुत रोल होता है। फिजियोथेरेपी अगर आपने नहीं की तो फिर चलने में दिक्कत आती है। और तीसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपको सर्जरी एडवाइस की गई, आपने करवाने में काफी लेट कर दिया। जब कर दिया तो नर्व धीरे धीरे डेड होनी शुरू हो जाती है प्रेशर के अंदर। जब वो डेड होनी शुरू हो जाती है तो फिर वो पेशेंट को चलने में दिक्कत हो जाती है। इसलिए जब भी ज्यादा प्रॉब्लम हो और सर्जरी एडवाइस की जाए तो तुरंत एडवाइस सर्जरी करवानी चाहिए। बिल्कुल, तभी नर्व के वापस जागने के चांसेस ज्यादा हाई होते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर नीलाभ, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करते हैं, आखिरकार उन्हें क्या समस्या है। क्या नाम है आपका?
क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि घुटनों में जो है काफी सारी दिक्कतें हैं, मतलब कि दर्द होता है और चलने में प्रॉब्लम आती है। उसको अगर कैसे क्या सही किया जा सकता है? काफी मेडिसिन भी चल रही हैं और कई अस्पतालों से इलाज भी हुआ, लेकिन उसका कुछ तोड़ नहीं निकल पाया। अभिषेक जी, उम्र कितनी है आपकी? जी 50 प्लस। 50 प्लस 50? जी जी 50। घुटने का एक्सरे करवाया था आपने? जी घुटने का एक्सरे कराया था। तो घुटने ठीक है आपके? हाँ घुटने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, घुटने में कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड टेस्ट भी सारे सही हैं आपके? सारा सही है क्योंकि रिपोर्ट नॉर्मल आई है सारी। और घुटने में काफी दर्द रहता है? हाँ कमर में कोई दर्द तो नहीं 5 रहता? मिनट के लिए तो सर अगर 5 मिनट के कंटिन्यू बैठ जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है उठने में और चलने में कुछ समय के लिए। देखिए, ये तो दो चीजों में होता है। एक तो जब घुटने खराब होने शुरू होते हैं तो स्टिफनेस कहा जाता है इसको। तो आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेज होते हैं, ये सीख लीजिएगा किसी से। तो जब आप ज्यादा देर तक बैठते हैं तो 1-2 बार एक्सरसाइज करते हैं, जो बैठे बैठे आप कर सकते हैं। 10 सेकंड लगता है, तो 20 सेकंड लगेगा, वो एक्सरसाइज करके उठना करें, नंबर 1। नंबर 2, अपना टेस्ट ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जो करवाना है कि ऑस्टियोपोरोसिस ना हो आपको, ठीक है। और इसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम नहीं जाती है, ब्लड टेस्ट भी ठीक है, तो घुटने का MRI करवाइए कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है। जी क्योंकि आप कह रहे हैं एक्सरे भी ठीक है, आपके ब्लड टेस्ट भी ठीक है। जी, अब ब्लड टेस्ट भी ठीक है और घुटने में आपकी स्टिफनेस की प्रॉब्लम है, तो आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेस कहे जाते हैं, वो करके देखिए, नंबर 1। नंबर 2, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशन करवा के उसको रूल आउट कर दीजिए। अगर ये भी रूल आउट हो गया तो फिर घुटने का MRI करवा दीजिए। MRI करवा के देखिए कि घुटने के अंदर क्या प्रॉब्लम। ठीक। अभिषेक, कोई देखिए, और सवाल? आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज जो सीखिएगा और करना शुरू कीजिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और उम्मीद करते हैं आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिला होगा। डॉक्टर नीलाभ, अभी हम बात कर रहे थे ट्यूमर की। देखिए, क्या इसकी वजह से जो सर्वाइकल की दिक्कत आजकल आम हो गई है, तो क्या रीढ़ की हड्डी से हमारे अंदर जो सर्वाइकल की दिक्कत है वो बढ़ती जाएगी? देखिए, सर्वाइकल की दिक्कत फिर से मैं बोलूँगा कि ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। एक तो आज के डेट में आप जहाँ भी जाएंगे देखेंगे लोग का गर्दन आगे झुका होता है, मोबाइल पे लगे होते हैं। हमेशा हम समझाते हैं कि 10 मिनट से ज़्यादा मोबाइल पे नहीं रहिए, 10 मिनट के बाद ब्रेक लीजिए, लेकिन लोग घंटों मोबाइल पे लगे रहते हैं। एक ये सबसे बड़ा कारण बन गया है सर्वाइकल का। दूसरा, लैपटॉप और कंप्यूटर पे जब लोग काम करते हैं नॉन स्टॉप, घंटों काम करते रहते हैं। वो हम हमेशा बोलते हैं कि 45 मिनट से 1 घंटे के बाद जो है 2 मिनट का ब्रेक लीजिए। तीसरा, जो ऊंचा पिलो लेते हैं, वो हम मना करते हैं कि ऊंचा पिलो नहीं लेना चाहिए। एक जब आप सीधा लेते हैं तो एक पतला पिलो, और करवट लेते हैं तो कुशन के ऊपर। तो ये जो गैप होता है कंधे से लेकर कान तक का, ये कवर होना चाहिए कुशन से। और गर्दन की एक्सरसाइज कहीं भी सीख के किसी भी फिजियोथेरेपी का वो करना शुरू करें। अगर ये 3-4 चीजें आप करते हैं तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉर्ट आउट हो जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर नीलाभ, रीढ़ की हड्डी में टीबी होना ये कौन सी बीमारी है, मतलब किस तरीके से बीमारी पनपती है? देखिए, टीबी बहुत ही कॉमन है इंडिया में। काफी लोगों को होता है। टीबी कहीं का भी हो सकता है, सिर्फ छाती का नहीं होता है, पेट का भी होता है, ब्रेन का भी होता है, पीछे रीढ़ की हड्डी में भी होता है। वो आता लंग से ही है, लेकिन वो जहाँ बॉडी का जो पोर्शन वीक होता है वहाँ वो बैठ जाते हैं टीबी के बैक्टीरिया और वहाँ ग्रो करने शुरू कर देते हैं। तो जो स्पाइन में आके स्पाइन की जो टीबी होती है, इनिशियल सिम्टम जो है सिर्फ बैक पेन का होता है। शुरू में तो रात में जब सोते हैं तो आपकी नींद खुलती है दर्द से, स्टिफनेस होता है, फिर धीरे धीरे पेन बढ़ता जाता है, कंटिन्यूअस होना शुरू हो जाता है, फिर ग्रेजुअली पैरों में झटके आने शुरू होते हैं, पैरों में कमजोरी आनी शुरू होती है। तो जब भी अगर दर्द आपकी कंटिन्यूअस बनी हुई है तो इम्पोर्टेंट है कि आप पे अपना सारा टेस्ट करवाएं। बिल्कुल डॉक्टर नीलाभ, बीमारी में ये बहुत जरूरी है कि आप विजिलेंट रहिए, इमीडिएट डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, इमीडिएट सारे इन्वेस्टिगेशन करवाइए कि ये पता चले कि दर्द क्यों हो रही है।
इसके लिए किस तरीके के टेस्ट होते हैं? क्योंकि देखिए जो बीमारी के जो लक्षण हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी बीमारियों से भी मिलते जुलते हैं, पीठ में दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होना, लेकिन किस तरीके से इसकी जांच होती है? देखिए, सबसे जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो एमआरआई है। एक्सरे में चेंजेस तब आते हैं जब 30% बोन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आज के डेट में उतने हम वेट नहीं करते। हमें होता है कि बीमारी जितनी जल्दी पकड़े। ब्लड टेस्ट होते हैं कुछ, जैसे ESR होता है, CRP होता है, ये बड़े होते हैं। उसके बाद से अगर पस होती है तो हम अल्ट्रासाउंड या CT गाइडेड पस को एस्पिरेट करके उसका कल्चर करवाते हैं टीबी के लिए। तो ये सारे टेस्ट हैं जो स्पेसिफिक होते हैं जिससे टीबी की डायग्नोसिस होती है। बिल्कुल। डॉक्टर नीलाभ, देखिए अगर बात हम महिलाओं की करें, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद उनको अक्सर ये दिक्कत आती है बैकबोन में उनके पेन हो जाना, आखिरकार उससे किस तरीके से महिलाएं बच सकेंगी? फीमेल्स में डिलीवरी के बाद जो पेन होती है उसका सबसे कॉमन कॉज होता है कैल्शियम विटामिन डी की कमी या थायराइड की प्रॉब्लम। तो अगर कभी भी बैक पेन हो रहा हो तो ये 3 जो टेस्ट करवाएं। दूसरा कारण होता है क्योंकि मसल्स वीक होती है, बच्चे को गोद में लेके बैठते हैं तो कमर पे काफी प्रेशर आता है। तो वो हम समझाते हैं कि आप बच्चे को जब उठाते हो तो कमर में आपकी बेल्ट होनी चाहिए कि अपनी प्रोटेक्शन आप लो, वरना जो है बैक पेन जो है काफी प्रॉब्लम देता है। और बैक की एक्सरसाइजेस हम बोलते हैं कि बैक की एक्सरसाइजेस कीजिए। बिल्कुल। ये 3 पार्ट हो गए ट्रीटमेंट के। पहला हुआ इन्वेस्टिगेशन कैल्शियम का, विटामिन डी का, थायराइड का। दूसरा प्रिकॉशन हो गया कि जब बच्चे को आप गोद में उठा रहे हैं तो आपकी कमर में बेल्ट होनी चाहिए। और तीसरा एक्सरसाइज करना चाहिए। जी डॉक्टर नीलाभ, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमें दिया और साथ ही हमारे दर्शकों को ये तमाम तरह के सुझाव दिए कि आखिरकार रीढ़ की हड्डी से जो समस्या होती है हम उससे किस तरीके से निजात पाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज आपने रीढ़ की हड्डी को लेकर किस तरीके से समस्या होती है, साथ ही आपने ये भी जाना कि उससे किस तरीके से हम उससे निजात पा सकते हैं। तो अगले कार्यक्रम में मैं फिर से हाजिर होंगी एक नई बीमारी, एक नए समाधान के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत।